अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसीजन ट्री। ठीक है, ये डिसीजन ट्री। अच्छा, फ़र्क क्या है, डिसीजन ट्रीज को क्यों कहते हैं? डिसीजन ट्री हम इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बना रहे होंगे, क्योंकि डिसीजन ट्री में ईएमवी ही कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, रिजल्ट में आपके पास, क्योंकि मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो यही वैल्यू निकल रही होगी आखिर में। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो दिखता किसी और तरीके से। किस तरीके से दिखता है वो? ट्री लिखा हुआ है तो मतलब दरख्त की फॉर्म में दिखता है। कुछ शाखें जा रही होंगी, उन शाखों के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ लिखे होंगे। वैल्यूज़ यही होंगी सारी की सारी। लेकिन किसी को कहाँ प्लेस किया होगा, किसी को कहाँ प्लेस किया गया होगा। तो बस दिखता वो किसी और तरीके से। मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है इसके अगेंस्ट, इन्हीं वैल्यूज़ के अगेंस्ट, ये आपके सामने दिख रहा होगा। एक हम स्क्रैच से भी बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो ये डिसीजन ट्री है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो है ऐड ऑन यूज़ किया है, ओवरऑल ऑनलाइन ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं वो तरीक़ेकार भी सिखा दूंगा, तो आप अगर आपके पास भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। थोड़ा ब्रीफ इसका ओवरव्यू कि ये ट्री में कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ट्री में देखें, आपने पहले तो ये देखना है कि आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं और कितने आपके पास स्टेट ऑफ नेचर हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास तीन अल्टरनेटिव हैं तो आपके पास ये तीन देखें शाखें निकल रही हैं। शाखें कहाँ से निकल रही हैं? ये इस स्क्वायर से निकल रही हैं। ये स्क्वायर जो है इसको डिसीजन नोड कहते हैं। ठीक है। ये आपके ऑल्टरनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन है उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तीन थे तो यहाँ पे तीन निकले। ठीक है। उसके बाद हर ऑल्टरनेटिव्स के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि दो दो स्टेट ऑफ नेचर मैंशनड है, इनके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ वैल्यूज मैंशनड है। तो आपका जो स्टेट ऑफ नेचर है, जिसको हम आगे इवेंट नोड भी कहते हैं, यहाँ पर सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर दो थे तो दो दो शाखें निकली हुई। ठीक है, A2 के अगेंस्ट भी दो शाखें हैं और A3 के अगेंस्ट भी दो शाखें हैं। तो वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट की? जो आपके पास पहले से गिवन है वो तो आप खुद से इंसर्ट कर लेंगे, बाकी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि मैंने ये शाखें जो है वो निकाली, उसके अगेंस्ट ही मुझसे ऑलरेडी इनपुट मांग रहा था। इनपुट में क्या चीज़ कहाँ पे प्लेस की जाती है कि आपके पास ये वैल्यूज तो गिवन थी, S1 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी और S2 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी। तो मैंने S1 और S2 की ये प्रोबेबिलिटी, ये वही 0.7, 0.3, 0.7, 0.3 और 0.7, 0.3 ऐड कर ली। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये रह गया ये ग्रे एरिया। ये ग्रे एरिया आपने पे ऑफ्स जो हैं, जिनको वैल्यूज कहते हैं, ये आपने आखिर में लिखना होती हैं। ठीक है। तो आपके इन नोड्स पर आ गई स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज, और आखिर में आपके पास ये सारे पे ऑफ्स, ये वही पे ऑफ्स हैं। देखिए 25,000, 25,000, 45,000, 45,000। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही लिख दी गई हैं। अब जब ये मैंने लिखी तो इसने वही काम किया ईएमवी में जो किया था, कि इसने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी और इसकी जो वैल्यूज आई उसका प्लस निकाल के उसने ये वैल्यू निकाल ली। इधर इसने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आपस में प्लस करके ये वैल्यू निकाल ली। इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई इसके साथ, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुई, आपस में एडिशन हुई, तो ये वैल्यू, तीनों ये वैल्यूज आ गई। इनमें से बड़ी कौन सी है? 39,500 है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। तो इसको मतलब वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद ऐसा कहने क्या, एक किस्म का फोल्ड करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट। ठीक हो गया। अब स्क्रैच से बनाना सीखते हैं, यही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप डिसीजन ट्री को स्क्रैच से बनाना है सीखते हैं। ये काम जो है मैं तो चलें एक एप्लीकेशन के थ्रू कर रहा हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है। आपको तरीकाकार भी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बता दिया जाएगा। आप इसको इवन पेन पेंसिल से ही बना सकते हैं। आपको तरीक़ेकार आना चाहिए कि डिसीजन नोट होता क्या है, उसके अगेंस्ट शाखें कितनी निकालनी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, प्लस स्टेट ऑफ नेचर जो है वो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जिसको इवेंट नोट कहते हैं, प्लस उसकी वैल्यू का एंटर करना होगी, पे ऑफ्स की वैल्यू का एंटर करना होगी। तो ये अगर आपको पता लग गया तो आप पेन पेपर से ही बना सकते हैं। ठीक है, मकसद ये कि आपको बनाना आना चाहिए। लेकिन हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं। बनाने के लिए अव्वल तो मैंने वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे इसने बनना शुरू करना है। अगर यहाँ पे क्लिक करके बनाऊंगा मैं तो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, आपको वैल्यूज़ की समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। मैं चाहूँगा ट्री प्लान में मेरे पास कितने ऑल्टरनेट्स हैं? तीन। ठीक है, तो मैंने इसका मतलब ये कि जो डिसीजन नोड है जो स्क्वायर था उसकी तीन ब्रांचेस बनानी है। ठीक है, तो तीन ब्रांचेस ये बनी। ये डिसीजन 1, 2, 3 ये बता रहा है। मेरे पास ये A1, A2, A3 था, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इन नामों के साथ, A1, A2, A3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हर ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट तो चलो वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमारे पास दो स्टेट ऑफ नेचर्स हैं। ठीक है, तो हर ब्रांच के अगेंस्ट मैंने दो स्टेट ऑफ नेचर निकालने हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर मैंने कहा था कि सर्कल उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको इवेंट नोड भी कहते हैं। उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो कितने हैं? दो S1 S2। मैं इवेंट नोड पे आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पे टू ब्रांचेस सेलेक्ट करूँगा, तो देखें
उस तरीके से ये आ गया। यही काम मैंने रेप्लिकेट करना बाकी पर भी, क्योंकि बाकियों की भी S1 S2 दो स्टेट ऑफ नेचर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 0.7 और 0.3। इनके नाम भी अपडेट कर लेते हैं। इसने ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज़ उठाई हैं, उनको भी अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले इवेंट 1 को S1 S2 कर लेते हैं। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ये S1 S2 1 एंड 2। ठीक है, फिर S1 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है, S2 के अगेंस्ट 0.3 है, तो वो भी अपडेट कर लेते हैं। तो ये है 0.7 0.3। तो पहले हम 0.7 वाली वैल्यू जो है वो अपडेट कर लेते हैं, और फिर हम 0.3 वाली भी कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो गई। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज़ भी इंसर्ट हो गई जो कि प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट थी, और ये भी बन गई, ये रह गई पे ऑफ मैंने कहा था कि आखिर में लिखना होती हैं। ठीक है, तो पहले 25,000 था, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 25,000। लिखने के साथ आप देखेंगे कुछ ये कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसने देखें कैलकुलेशन कर ली कि इसने इस वैल्यू को, जो यही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो कि हम EMV के अंदर कर भी रहे थे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आया वो 17,500 का है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर जब मैं इस 45,000 को लिख रहा हूँ, जो दूसरी पे ऑफ वैल्यू है, तो ये क्या करेगा कि इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ प्लस भी कर लेगा, प्लस करने के बाद वैल्यू लिख देगा। सी, तो इसने इससे मल्टीप्लिकेशन की, इसने इससे मल्टीप्लिकेशन की, जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पे लिख दिया गया। इस तरीके से बाकियों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हमारे पास 35,000 और 50,000, तो 35,000 50,000, और लास्ट में हमारे पास है 20,000 और 35,000, 20,000 एंड 35,000। तो उसी तरीके से ये तीनों वैल्यूज इसने ऑटोमेटिकली उठाई। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 39,500, तो वो भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक कर ली। पहले ही आपने देखा होगा ये ज़ीरो था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा EMV के थ्रू कैलकुलेशन भी होगी, और हमारा डिसीजन ट्री भी जो है बन गया। तो दैट्स हाउ इट्स कैलकुलेटेड। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।